अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप 10th क्लास में हो चुके हैं। अच्छा, अब जैसा कि चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं कि 10th क्लास में आप जितने मार्क्स लेंगे उतने ही आपके 9th क्लास के मार्क्स लगेंगे और आपका ओवरऑल मैट्रिक का रिजल्ट बनेगा। सो आपने बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे वो कम है। शुरू दिन से, पहले दिन से ही अपना काम करना स्टार्ट कर दें। और हम वीडियोज़ की फॉर्म में जब तक ये लॉकडाउन या कुछ हालात बेहतर नहीं हो जाते तब तक हम ऐसे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह जैसे ही हालात नॉर्मल हो जाते हैं तो हम बाकायदा जिस तरह क्लासेस में पढ़ते हैं अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो अभी आपने कोऑपरेट करना है, आपने भी साथ देना है। इंशाल्लाह हम भी काम कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना हो सके आपने मेहनत करनी है। सो जैसा कि आपको पता है कि फ़र्स्ट चैप्टर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है, जिसका हम आज फर्स्ट आर्टिकल स्टडी करने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं कि क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको देखने से पहले हम 9th क्लास को फिज़िक्स में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन। 3 तरह की टाइप्स ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, रिकॉल करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। उसमें से हम वाइब्रेटरी मोशन को देखते हैं। वाइब्रेटरी मोशन क्या था या क्या है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को रिपीट करता है, एक मीन पोजीशन के गिर्द अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट करता है, उसे हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का एक और नाम है ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये वाइब्रेटरी मोशन की तरह ही है। ये उसकी एक टाइप है, काइंड है उसकी, ठीक है। फर्दर उसका एक केस है जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं। असल में ये वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन ही है। सपोज जैसे कि आपने सीसा के मोशन को देखा, वो भी एक वाइब्रेटरी मोशन है, और आपने क्लॉक पेंडुलम को देखा, वो भी एक वाइब्रेटरी मोशन है। ये दो एग्जांपल्स अपने माइंड में रखें और इस लेक्चर को ध्यान से सुने। इंशाल्लाह आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि सीसा और क्लॉक पेंडुलम में क्या डिफरेंस है और हम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों पढ़ रहे हैं, जो कि एक काइंड है वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की। ठीक है, तो मूव करते हैं हम। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑकर्स when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। ये वाइब्रेटरी मोशन की एक ऐसी काइंड है, किस्म है, जिसमें नेट फोर्स जब अप्लाई होती है तो ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है या जितनी इस पर फोर्स लगाई जाती है। या इसको हम कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, जिसको हम मेन पोजीशन कहते हैं, such that its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position, its motion is called simple harmonic motion। ये डेफिनेशन है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि दो एग्जांपल्स आपने माइंड में रखें, सीसा एंड क्लॉक पेंडुलम। तो इन सीसा अगर आप देखें तो कोई डिस्प्लेसमेंट तो कवर नहीं होता, इंडिविजुअली कोई डिस्प्लेसमेंट तो कवर नहीं होता, बट क्या है, इन क्लॉक पेंडुलम आप देखते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। ठीक है, अपनी मेन पोजीशन से पेंडुलम लेफ्ट या राइट मूव करता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, बाउल एंड बाउल सिस्टम, सॉरी ये बॉल सिस्टम है। ठीक है, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखते हैं। मैथमेटिकली जिस हमने डेफिनेशन पढ़ी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। या आप ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा जितना एक्सेलरेशन होगा, या एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा जितना आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब माइनस का साइन का क्या मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो नहीं हो सकता, आप जो भी डिस्टेंस कवर करते हैं वो कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई वैल्यू तो होती है। तो ये नेगेटिव जस्ट यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के अगेंस्ट है। या इसको हम कह सकते हैं कि जितनी फोर्स आप अप्लाई करेंगे वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता जाएगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, या फोर्स जितनी ज़्यादा लगाते जाएंगे हम, डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा कवर होता जाएगा। इस फोर्स को हमने नाम दिया है रिस्टोरिंग फोर्स। और इस केस में, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, द फोर्स विच ऑलवेज पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन तो आपने याद करनी ही है, वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ या मेन पोजीशन से दूर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी, जो इंतहा से मिड पोजीशन पे लेके आएगी, मीन पोजीशन पे लेके आएगी, ऑलवेज जिसकी ट्राई ये होगी कि ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए, उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और जिस तरह आपने देखा, हम 3 केसेस को स्टडी करेंगे। कौन कौन से, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। इन तीनों में रिस्टोरिंग फोर्स हर एक सिस्टम के लिए डिफरेंट होगी और उसको हमने डिस्क्राइब करना है और आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके फीचर्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। लाजमी, जिस तरह आप जो कि पढ़ रहे हैं
वाइब्रेटरी मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, एक मेन पोजीशन ऑलवेज होगी, एक मेन पोजीशन के राउंड ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, इसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, मेन पोजीशन की तरफ होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मेन पोजीशन, मतलब डिस्टेंस जब जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। ये कहने का मतलब मेन पोजीशन पे चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। जो मेन पोजीशन है, मतलब जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। मेन पोजीशन जो मिड पॉइंट है या जिस पॉइंट के गिर्द ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन अपनी रिपीट कर रहा है, वहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जबकि एक्सट्रीम पोजीशंस पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो आपने जितने भी केस स्टडी करने हैं उन सारे केसेस में यही फीचर्स बताने हैं, ठीक है, कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो वो एक पोजीशन, फिक्स पोजीशन के गिर्द मूव कर रही है। दूसरा क्या है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन है, इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम एट मेन पोजीशन एंड मिनिमम एट या जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। टर्म्स विच कैटेगराइज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनसे कैटेगराइज कर सकते हैं हम या कैरेक्टराइज कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। नंबर एक वाइब्रेशन है या साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप या वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन या वन साइकिल। जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो अपने मेन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, एक एक्सट्रीम पे जाएगा, वहाँ से वापस आएगा मेन पोजीशन पे, फिर दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा और फिर वापस आएगा अपने मेन पोजीशन पे, तो ये उसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। मतलब जिस तरह एक सर्कल कंप्लीट होता है ना, कि जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आप वापस आ जाएं, तो ये क्या होता है, एक साइकिल, जिस तरह एक सर्कल है। टाइम पीरियड है, इसको टी से शो करते हैं, कैपिटल टी से, जिस तरह टी वक्त जो होता है उसको हम स्मॉल टी से शो करते हैं, बट टाइम पीरियड को कैपिटल टी से आपने याद रखना है। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, वो कितना टाइम लेती है एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने के लिए, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, जिसको हम ऐसे शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मीन्स टाइम पीरियड क्या था, टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, तो इसको हम रेसिप्रोकल मतलब उलट कह सकते हैं। एफ इज इक्वल टू 1/t या टी इज इक्वल टू 1/f, और इसका यूनिट क्या है, हर्ट्स। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। मेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट लेफ्ट या राइट जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। ये मजीद अब हम पिक्चर में देखेंगे या फिगर में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो है सिंपल हार्मोनिक मोशन और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि हमारे पास एक मैस अटैच किया गया है स्प्रिंग के साथ, उसकी मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो यहाँ जितना कुछ आपने पहले समझा है अभी तक या पढ़ा है या सुना है, उसको अप्लाई करने का टाइम यहाँ पे आया है, आपने इसको गौर से समझना है। देखिए, कंसीडर हमारे पास एक मैस m है अटैच टू द एंड ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। हमारे पास एक इलास्टिक स्प्रिंग है जिसको मतलब हम खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसमें इलास्टिसिटी है। उसके साथ हमने एक एंड पे एक मैस को अटैच कर दिया, कोई भी मैस हो सकता है, और एक एंड उसका हमने फिक्स कर दिया है। और इस सारे सिस्टम को हमने एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पे रख दिया है जो फ्रिक्शनलेस है, जिस पे फ्रिक्शन नहीं है। इसको इसमें देखते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसका एक एंड फिक्स है और एक एंड पे हमने मैस अटैच कर दिया है, ठीक है। अब देखें ज़रा, इफ़ वी डिस्प्लेस द मैस m फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन o, हमने ये कह दिया है कि ये जो o है ये इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। और ये a और ये b, ये क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब अगर आपने पढ़ तो लेना, इसमें से बुक में से भी आपने पढ़ लिया, हम क्या करते हैं इसको, ये जब मेन पोजीशन पे है मतलब ओ पे है, तो इस पर फोर्स कितनी है, जीरो। मतलब जब हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन पर ही रहेगा। बट जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, किस तरफ, इस तरफ, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है बट फोर्स क्या है, इसके अगेंस्ट है। यही केस हमने देखा था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो ये रिमेंबर, हम ऊपर ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, जब हमने इस पर फोर्स लगाई तो पॉइंट ने क्या किया, मैस ने पॉइंट ए तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये जो पॉइंट ओ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है ए तक, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। समझ आइए जी। और इसी तरह जब ये
मैस पॉइंट डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा पोजीशन ओ से बी की तरफ, तो ये क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड, मतलब मेन पोजीशन से आइदर साइड्स पे दोनों तरफ जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हो सकता है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब जैसे ही हम इसे पॉइंट ए पर लाकर छोड़ देंगे तो होना तो ये चाहिए यहाँ पे रुक जाए, बट ये नहीं रुकेगा। ये क्या करेगा, अपनी फोर्स की वजह से, जिसको हमने रिस्टोरिंग फोर्स कहा है, रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया है, ये गेन मूव करेगा टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ठीक है, अब इस तरफ आते हुए इसकी वेलोसिटी एट द पॉइंट ए जीरो थी, जो हमने फीचर्स में भी पढ़ा है। जब इसको हम यहाँ से रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये स्पीड के साथ मेन पोजीशन की तरफ आएगा। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगी, मेन पोजीशन पे। और ड्यू टू अनर्शिया, अब यहाँ पे अनर्शिया रोल प्ले करता है जो आपने पढ़ा था, मेन पोजीशन पे ये स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि मेन पोजीशन से आगे पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और अगेन पॉइंट बी पे इसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। और फिर यहाँ से फॉर अ वाइल अगेन ये मूव करेगा टुवर्ड्स मेन पोजीशन ओ और फिर ए की तरफ। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी। होप सो आपको इस फिगर की अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ एक्स ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की जितनी लेंथ चेंज हो रही है या फोर्स कितनी लगा रहे हैं और हम एक्सेलरेशन उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है, ये हमारा फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। हुक्स लॉ आपने देखा था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना ही उसका साइज चेंज होगा। 9th क्लास चैप्टर 7 में आपने ये पढ़ा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट है। ठीक है, यहाँ से ये जो के अपीयर हो रहा है, ये के क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एफ ओवर एक्स माइनस साइन के साथ द वैल्यू ऑफ के इज़ मेजर ऑफ द स्टिफनेस, स्प्रिंग की सख्ती को, कि स्प्रिंग किस मटेरियल का है, हर एक मटेरियल के लिए के की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट स्प्रिंग है तो उसकी वैल्यू के की वैल्यू कम होगी, और अगर हार्ड स्प्रिंग है तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सारा कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम उसको पॉइंट ए पे लाकर रिलीज़ करेंगे तो वो रश करेगा टुवर्ड्स मेन पोजीशन, और ड्यू टू इनर्शिया मेन पोजीशन पे स्टॉप नहीं करेगा बल्कि मूव करेगा टुवर्ड्स बी पॉइंट। और इस तरह ए और बी के दरमियान अपनी पोजीशन, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा जब तक अपनी एनर्जी सारी लॉस नहीं कर लेगा। ठीक है, अब जो कि हम देख रहे हैं कि हम इस पर फोर्स लगा रहे थे और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर आप इस रिलेशन को और इस रिलेशन को कंपेयर करें तो दोनों एफ के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए, और हमने यहाँ से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो एम दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब जो कि किसी भी स्प्रिंग के लिए, पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू फिक्स है, और स्प्रिंग का मैस या उसके साथ जो हमने मैस अटैच किया है वो भी फिक्स है, तो ये सारी चीज़ क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट जब इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये चेंज हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी में। ठीक है, तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो सिर्फ क्या है, या जो हमारा एक्सेलरेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब यही चीज़ हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी कि जब एक्सेलरेशन क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी डायरेक्शन क्या हो, टुवर्ड्स मेन पोजीशन, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कि एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले आपको फार्मूलाज आने चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम जी एच। एच क्या होता है, डिस्टेंस, हाइट होती है वैसे, बट हम एम जी डी ले लेते हैं, अगर डिस्टेंस ले लेते हैं। तो मेन पोजीशन पे चूँकि कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता तो डी की वैल्यू जीरो होती है। इस वजह से क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे जीरो है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी चूँकि हाफ इंटू एम वी स्क्वायर वेलोसिटी से आती है, वेलोसिटी का स्क्वायर है। ठीक है, तो जो वी की वैल्यू यहाँ मेन पोजीशन पे आएगी उसका स्क्वायर ले लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जो कि मैक्सिमम है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी एट मेन पोजीशन क्या है, मैक्सिमम है, और एट एक्सट्रीम पोजीशन मिनिमम है या जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पे अगर हम देखते हैं, पॉजिटिव ए पे, जहाँ पे हमारे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है, ठीक है, बट वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है, जीरो है, इस वजह से क्या है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और इसी तरह एट पॉइंट माइनस ए, मतलब जो दूसरी तरफ पॉइंट है, इस तरफ ये वाला, यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है दोनों केसेस में, एक्सट्रीम पोजीशंस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न किया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली वॉइस की फॉर्म में सेंड कर सकते हैं या रिटन फॉर्म में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।